हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्ज़ामों में पूछता हो, चाहे वो डीडीयू हो, चाहे एसयू हो, अर्थात चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो। तो आप सब वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम के सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा जो क्या है, टिप्पणी है। तो हम देखते हैं उनकी सामूहिक प्रतिनिधित्व का अवधारणा। दुर्खिम के चिंतन में सामूहिक प्रतिनिधित्व की धारणा सर्वप्रमुख है, जो सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विचार, धारणाएं और भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग सामान्य रूप से अपनाते हैं। ये विचार, धारणाएं और भावनाएं सबके द्वारा मान्य होती हैं। यही कारण यह सामूहिक रूप में समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इन विचारों, धारणाओं और भावनाओं का निर्माण सामाजिक चेतना से होता है और सामाजिक चेतना का निर्माण व्यक्तिगत चेतनाओं की अन्य क्रिया और उनके पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। इससे जो सामूहिक विचार, धारणाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका संपर्क किसी व्यक्ति विशेष के विचारों, धारणाओं और भावनाओं से नहीं होता और यही कारण है कि उन्हें सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया गया। इस धारणा को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं। तो दुर्खिम इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक धारणा जो क्या है, जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है वो सामाजिक विश्लेषण पे क्या करती है, आधारित होती है। इसके अनुसार समाज में अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं, सबकी भावनाएं होती हैं। अर्थात ये सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी अलग अवधारणाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं जो सबके लिए क्या होती है, मान्य होती है। और यही कारण है कि समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करती है और इन विचारों, धारणाओं, भावनाओं का निर्माण क्या है, सामाजिक चेतना से होता है और सामाजिक चेतना का निर्माण जो क्या है, व्यक्तिगत चेतनाओं के क्रियाओं और उनके पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप होता है। यानी परस्पर यानी आपस में उनका जो प्रभाव, उनका जो संबंध उसके फलस्वरूप होता है। और सामूहिक विचार, धारणाएं और उनकी भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसका संबंध जो है वो किसी एक व्यक्ति की विशेष एक व्यक्ति के विचारों, अवधारणाओं, भावनाओं से नहीं होता है और यही कारण है कि इन्हें क्या होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया, क्योंकि ये समाज का है और पूरे समाज के लोग मिलकर उनकी भावनाओं का, उनकी अवधारणाओं का है। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सामूहिक प्रतिनिधित्व नाम दिया गया। तो आगे हम देखते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व को निम्न आधारों पे जो बांटा गया है, तो हम देखते हैं, समझते हैं उसको। तो पहला है हमारा, प्रत्येक समाज में समानता, विभिन्नता दोनों ही पाई जाती हैं, परंतु इस विभिन्नताओं के होते हुए भी सामाजिक प्राणियों में कुछ समान विचार, धारणाएं तथा भावनाएं भी होती हैं। तो पहला हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक समाज में समानता, विभिन्नता दोनों पाई जाती है, परंतु विभिन्नताओं के होते हुए सामाजिक प्राणियों के कुछ समान विचार, धारणाएं, भावनाएं भी होती हैं। अर्थात हम देखते हैं प्रत्येक समाज में क्या है कि विभिन्नता और समानता पाई जाती है, ये प्रत्येक समाज की बात है। परंतु उन विभिन्नताओं के होते हुए, उन जो अलगाव है उनको होते हुए भी सामाजिक प्राणियों में कुछ विचार और धारणा और भावना जो है वो क्या होती है, सेम मिलती है, समान होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा,
इन समानताओं के आधार पर समाज में इस प्रकार के कुछ विचारधाराएं और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें समाज के अधिक लोग मानते हैं और जिनके प्रति जनता में आदर की भावना होती है। दूसरा है हमारा कि समाज में मतलब ये जो मान्यताएं होती हैं उनके आधार पर समाज में कुछ विचार धारणाएं भावनाएं क्या होती है उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन समाज में अधिक लोग क्या करते हैं उसे मानने लगते हैं और उसके प्रति जनता में क्या होती है आदर की भावना भी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान यह व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप उपयुक्त सामान्य विचार भावनाएं और धारणाएं उत्तरोत्तर स्पष्ट तथा सामाजिक जीवन में जड़ पकड़ती जाती है और अंत में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कि ये जो विचार है सामाजिक क्रिया मतलब समाज के अंदर की जो क्रिया है उसके दौरान व्यक्तियों की चेतना का जो पारस्परिक प्रभाव का फलस्वरूप है, अर्थात जो उनके पारस्परिक आपस के संबंध हैं उनके अनुरूप जो उनके विचार है भावना है धारणा है वो क्या होता है सामाजिक जीवन में अर्थात उनके अपने जीवन में क्या होती है जड़ पकड़ती जाती है, वो क्या होती है मजबूत होती जाती है और उस पर लागू होती जाती है और अंत में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाती है और अंत में ऐसा कहा जाता है कि ये समाज का प्रतीक माना जाता है, अर्थात ये समाज का चिन्ह माना जाता है ऐसा बोला जाने लगता है। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा धारणा जो है हम उसको देखते हैं। तो ये विचार धारणाएं भावनाएं चूँकि अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा मान्य होते हैं इस कारण वे सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक, धार्मिक पुस्तक हमारे धार्मिक जीवन और नेतागण सामूहिक रूप से जनता की भावना के प्रतीक होते हैं। इन्हीं को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया। जैसे मान लीजिए अभी हमने तीसरा जो हमारा विचार है धारणा हमने उसमें पढ़ा कि क्या है जो मानव का विचार है उनकी धारणा है उनकी भावना है उन्हीं को क्या करते हैं उन्हीं को क्या है बढ़ाते जाते हैं और बाद मतलब सब उनको उसको मानते हैं और बढ़ाते हैं और बाद में वो क्या जड़ पकड़ते जाता है वो विकसित हो जाता है और फिर कहा जाने लगता है क्या ये समाज का क्या है प्रतीक है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि चौथा हमारा जो धारणा इसमें यह है कि ये विचार धारणा भावना अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा क्या होती है मान्य होती है। जाहिर सी बात है जब समाज में है तो व्यक्तियों के द्वारा ही मान्य होगी और इसी कारण मतलब जो सामूहिक रूप है सामूहिक जीवन के विभिन्न पक्षों का क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय झंडा क्या है हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक है, धार्मिक पुस्तक हमारे धार्मिक जीवन का प्रतीक है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और नेतागण जो है क्या हमारे सामूहिक जीवन का और जनता का क्या है भावना के प्रतीक होते हैं। तो इन्हीं सभी को देखते हुए दुर्खिम ने क्या कहा सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दे दिया। तो आगे हम देखते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व रूपी प्रत्येक व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और व्यक्तियों के सम्मुख दूसरे कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि उन्हीं के अनुसार वे अपने व्यवहारों को आयोजित करें। व्यक्ति की इच्छा इस संबंध में पूर्णतया दब जाती है क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से ही होती है। यह तो चेतनाओं की चेतना होती है, इसका कारण यह व्यक्तिगत चेतनाओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, केवल असाधारण व्यक्ति ही इसका विरोध कर सकते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व को दो विशेषताएं हैं।
तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो सामूहिक प्रतिनिधित्व है वो प्रत्येक व्यक्तियों पे क्या अपना प्रभाव डालता है। व्यक्तियों के सम्मुख दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि वो उनके व्यवहारों पर जो उनके व्यवहारों पर आयोजित करे। जैसे मान लीजिए समाज में कुछ लोग हैं जो उस मान्यता को मानते हैं और कुछ हैं जो नहीं मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके सिवा मतलब उसको मानने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये वही व्यक्ति उसको मतलब बदल सकता है, वही व्यक्ति उन चेतनाओं का विरोध कर सकता है जो क्या हो, जो उच्च स्तर का हो। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन दौलत भी अधिक होता है और उनके पास 10 आदमियों का क्या होता है, सपोर्ट भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या करते हैं, उस धारणा को, उस चेतना को क्या बदल सकते हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं वो अकेले उस चेतना को नहीं बदल सकते हैं। तो इसी के अनुसार दुर्खिम ने क्या किया है, दो विशेषता बताई हैं जो हम देखते हैं आगे क्या है। यह सारे समाज में फैला होता है। दूसरा है, इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो प्रतिनिधित्व है, सामूहिक प्रतिनिधित्व है, ये क्या है, पूरे समाज में फैला रहता है और इसका व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रणात्मक प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ये व्यक्ति को नियंत्रण नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं। सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सामूहिक प्रतिनिधि अनेक महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। ये अनेक सामाजिक संबंधों से समाज को बचाने के अतिरिक्त सामाजिक एकता और संगठन में तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों की शिक्षा, माता पिता, शिक्षक आदि से सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही संभव होती है। इन सब लोगों का निरंतर दबाव बच्चों के ऊपर शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में पड़ता है और सामूहिक दबाव के कारण ही बच्चों की शिक्षा उचित दिशा में नियंत्रित होती रहती है। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधित्व को दुर्खिम ने सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इनके बिना सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहारों का संगठन और नियंत्रण कदापि संभव नहीं होगा। इनके होने के कारण व्यक्ति में व्यवहार करने का एक सही तरीका सरलता से प्राप्त हो जाता है और वह सरलता से अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल का होता है। इसलिए होता है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व तो समाज का ही प्रतीक होता है। तो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक जीवन में इस प्रकार का जो सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है वो अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। जैसे उनके सामाजिक संघर्षों में समाज को बचाने के अतिरिक्त सामाजिक एकता और संगठन की जो सामाजिक प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, समाजीकरण में सहायता देती है। अर्थात उस संगठन की जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और सामूहिक प्रतिनिधित्व के कारण ही यह संभव है कि जैसे मान लीजिए बच्चे अपनी शिक्षा, माता पिता आदि जो क्या हैं बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराते हैं और बच्चों पे निरंतर शिक्षा का दबाव किया जाता है। और क्या होता है, इस दबाव के कारण बच्चों को क्या उचित शिक्षा, उचित दिशा में नियंत्रित भी होती है। तो इस प्रकार दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व जो है दुर्खिम की जो उपयोगिता की दृष्टि है उससे क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं कि इसके बिना समाज के व्यवहारों का संगठन और नियंत्रण कदापि संभव नहीं होता अगर सामूहिक प्रतिनिधित्व नहीं होता तो। और इसके कारण इसके कारण व्यक्तियों में क्या व्यवहार करने की जो सही तरीका है वो क्या होता है, सरलता से प्राप्त हो जाता है और वह सरलता अपनी सामाजिक
परिस्थितियों के मतलब अपने जैसे आपकी परिस्थिति है उसके क्या होता है, अनुकूल होता है। इसलिए जो है सामुदायिक प्रतिनिधित्व जो है कि समाज का ही प्रतीक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाय बाय।